नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वर्ष के दौरान के डिफेंस करंट अफेयर्स को। इस सीरीज का ये मेरा 5वां लेक्चर होगा। इस सीरीज के जो 4 लेक्चर रहे, अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम एक पूरे क्रम से चल रहे हैं और विभिन्न टॉपिक के माध्यम से हम पूरे पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स को इस सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरओ साथ ही बीईओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे www.decodexam.com लिख करके वेबसाइट हमारा ओपन करना होगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डिकोड एग्जाम लिख करके हमारे मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। दोनों में ही टेस्ट के सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको ये टेस्ट जो है दोनों दिखेंगे, जिसमें कि पहला टेस्ट डेमो है, उसे आप फ्री में ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया करके आप ये देख सकते हैं कि टेस्ट की क्वालिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप जो है वहीं पर ज्वाइन नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई अगर आपको परेशानी हो तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में पिछले एक वर्ष के डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिए गए हैं। तो पहले सीडीएस भारत के बिपिन रावत बने हैं। सीडीएस की सबसे पहले घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी, और सबसे पहली सिफारिश सीडीएस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 1999 में गठित के सुब्रमण्यम कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि एक सीडीएस का पद भारत में बनाया जाना चाहिए। तो सीडीएस का मुख्य कार्य क्या होगा, तो मुख्य कार्य सीडीएस का होगा कि वो रक्षा से जुड़े हुए मामलों में भारत सरकार को सलाह दे, साथ ही साथ जो सेना के 3 प्रकार हैं, थल, जल और वायु, इन तीनों में एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सके। ठीक है, उसके लिए कि इन तीनों के ऊपर कोई एक ऐसा निकाय हो जो इन तीनों में ठीक प्रकार से समन्वय स्थापित कर सके। साथ ही साथ ये नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करेगा। तो ये पूरा विषय सीडीएस का, और उसके अलावा जो है अभी बिपिन रावत इसके जो है प्रमुख बनाए गए, पहले सीडीएस बनाए गए। मनोज मुकुंद नरवाने, तो बिपिन रावत का स्थान मनोज मुकुंद नरवाने ने लिया है। मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के 28वें प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, तो 2019 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए बिपिन रावत, उनकी जगह पर जो है ये मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के प्रमुख बना दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, अब आगे देखिए, इस मिसाइल को नौसेना की स्वदेशी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी पर इसे तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है, और ये पनडुब्बी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने में सक्षम है। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बताया गया है कि फिलहाल नौसेना के पास आईएनएस अरिहंत ही एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से लैस है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑपरेशन वनीला, अभी जनवरी में ही मेडागास्कर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसे डायने नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद वहाँ की सरकार ने पूरी दुनिया से मदद की मांग की थी, तो भारत ने ऑपरेशन वनीला के तहत ये मदद की। तो भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया। यह ऑपरेशन साइक्लोन डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी का ये दृष्टिकोण, इसके अनुरूप जो है ये मदद की गई। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वनीला क्या है, 4 ऑप्शन। ठीक है, आगे
तो रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तो भारतीय तट रक्षक, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा तट पर क्षेत्रीय स्तर की खोज और बचाव कार्यशाला एवं अभ्यास 2019 का आयोजन किया। इस आयोजन में आईसीजी के 5 जहाज, 2 चेतक हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। और अगर हम बात करें भारतीय तट रक्षक बल की, तो ये एक सशस्त्र बल है और इसका काम क्या है, तो भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना इसका काम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिग 27 का अंतिम स्क्वाड्रन किया गया डीकमीशन। तो इसे डीकमीशन कर दिया गया है, इसे रिटायर्ड कर दिया गया है। तो पहले तो कमेंट करके आप बताएं मुझे कि मिग का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, उसको कमेंट में बताइए जिसे पता है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग 27 के अंतिम स्क्वाड्रन को 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर में डीकमीशन किया। कारगिल युद्ध के दौरान इसने जो है बहुत महत्वपूर्ण अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 31 मार्च 2020 को नंबर प्लेटेड ऐसे एक टर्म का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है रिटायर करना। ठीक है, अब ये मिग 27 शीत युद्ध के दौरान जब रूस ने इसे विकसित किया था तो काफी इसकी चर्चा मिग की थी। भारत में ये 1981 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल समझौता। तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है और ये 4 द्विपक्षीय समझौते हुए थे जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे 2018 में। उसी में से ये एक है। फिलीपींस जो है ऐसा, यानी इसे खरीदना इसलिए चाहता है कि वो अपने तटीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 वर्ष में 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा है, जिसमें ये जो समझौता है वो काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो डिफेंस एक्सपो 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये पहला डिफेंस एक्सपो है जो कि लखनऊ में हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो 5 फरवरी से इसे आयोजित किया गया और इसी के आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2020 नामक एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। तो ये एक द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष पर एक बार होने वाला आयोजन है जो पहली बार लखनऊ में आयोजित किया गया। तो रक्षा और विकास संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया। इसको DRDO ने विकसित किया है और इसकी रेंज जो है वो 25 से 30 किलोमीटर की है। अगला, पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। तो उड़ीसा में स्वदेशी पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया और इसका भी विकास DRDO ने किया है। और इसकी खासियत ये है कि पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि युद्ध में जो सैनिक हताहत हो जाते हैं, जो युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिजनों को जो मुआवजा दिया जाता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की गई 4 गुने की। तो पहले 2 लाख था, अब उसे बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया। ऐसी मांग काफ़ी समय से भारतीय सेना के अंदर से उठ रही थी, जिसे सरकार ने सुन लिया। तो BS धनोआ के नाम पर राफेल विमान का टेल नंबर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेल नंबर होता है ये किसी एयरक्राफ्ट की विशिष्ट पहचान संख्या होती है और देश में उड़ने वाले सभी एयरक्राफ्ट को टेल नंबर जारी किए जाते हैं। ये टेल नंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के नियमों के मुताबिक दिए जाते हैं। तो अब जो है जो राफेल लड़ाकू जेट हैं वो BS टेल नंबर से शुरू होंगे, BS धनोआ के नाम पर। ठीक है, तो BS धनोआ के नाम पर राफेल विमान का टेल नंबर जारी होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो स्पाइक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये स्पाइक मिसाइल चौथी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है और इसका जो रेंज है वो 4 किलोमीटर के दायरे में ये अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही इसमें कुछ और विशिष्टताएं हैं। क्या? तो ये मिसाइल मारो और भूलो, तो मारो और भूलो की क्षमता तो है ही, एक बार दागो और भूल जाओ, ठीक है, दागो और भूल जाओ, खत्म हो गया। ये तो सभी मिसाइलों में है, सभी में। इसमें यह है कि दागो, देखो, यानी फायर, ऑब्जर्व और फिर निशाना साधो, यानी एक बार इसे छोड़ने के बाद ये मिसाइल जो है अपने दिशा को परिवर्तित कर सकती है। तो दागो, देखो और फिर साधो, फायर, ऑब्जर्व एंड अपडेट तकनीक से ये लैस है और ये हवा में ही लक्ष्य बदलने की क्षमता रखती है। और इस मिसाइल का विकास इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो तटरक्षक बल के बेड़े में ICGS अमृत कौर शामिल। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक की 5 जहाजों की श्रृंखला का तीसरा पोत फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV ICGS अमृत कौर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 50 मीटर ये लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा जहाज है जो 300 टन से अधिक भार ले जाने में सक्षम है। और इसका उपयोग कहाँ होगा? तो गश्त, बचाव व राहत कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक और साइबर हमले से निपटने के लिए बनेंगी 3 नई एजेंसियां। तो सरकार जो है 3 नई एजेंसियां बनाना चाहती है और तीनों सेनाओं की मदद से गठित होने वाली इन एजेंसियों के प्रमुख सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को रिपोर्ट करेंगे। तो ये कौन कौन सी एजेंसी बनने की बात है? तो डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ये 3 एजेंसियां प्रस्तावित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जो उच्चतम विस्फोटक से लैस है और इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है और ये MPATGAM के सफल परीक्षण की तीसरी श्रृंखला है। आगे, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है, इसे पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान व जमीन से दागा जा सकता है। तो ब्रह्मोस रूसी कंपनी NPO और भारत के DRDO के बीच एक संयुक्त उपक्रम है और ब्रह्मोस 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, वो भी कमेंट करके बताएं कौन कौन सी नदियां हैं। तो भारत को पहला राफेल जेट मिल गया 8 अक्टूबर को, जब कि रक्षा मंत्री जी गए और वो पूरी प्रक्रिया हुई जिस पे फिर काफ़ी लोगों ने हो हल्ला भी मचाया। ठीक है, बाकी जो शेष विमान है वो 2022 तक भारत को मिलेंगे, ये बात बताई जा रही है। ईरान ने बावर 373 रक्षा प्रणाली विकसित कर ली है और ये एक जो है मिसाइल है, प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित लंबी रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली है और ये मामला उस समय जब काफ़ी तनाव था, अभी ये 5-6 महीने पहले की खबर है, तो उस दौर में इसे लॉन्च किया गया था। अगला, समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसमें टीमें गहरे समुद्र में उतरेंगी और जो है खोज का कार्य करेंगी। तो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत गहन सागरीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन हेतु लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी भेजे जाने का प्रस्ताव है मिशन समुद्रयान के तहत। और ये प्रोजेक्ट जो है ये 6000 करोड़ रुपए के डीप
ओशन मिशन का एक भाग होगा, जिसके वर्ष 2021-22 तक आरंभ होने का अनुमान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो गहरे सागर में खनिजों की खोज का कार्य करते हैं। अब तक केवल विकसित देशों ने ही यह कार्य किया है। भारत इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला विकासशील देश बन सकता है अगर ऐसा हो जाता है तो। अगला, अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो हवा से हवा में मार करने। देखिए ऑप्शन इसी तरह से, एक तरफ मिसाइल का नाम हवा से हवा, जमीन से जमीन, ठीक है, जमीन से हवा, इस तरीके से दे देता है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिसाइल जो है किस प्रकार से लॉन्च होती है, ठीक। तो ये हवा से हवा मार करने की तकनीक पर कार्य करने में सक्षम पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया और इसे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया और भविष्य में मिराज 2000, MiG-29 एवं तेजस जैसे विमानों के साथ एकीकृत किया जाएगा। अगला, अपाचे हेलीकॉप्टर। तो 8 अपाचे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित कर लिए गए हैं। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर, इसको माना जाता है कि ये विश्व का सर्वाधिक उन्नत बहुउद्देशीय व बृहत स्तर पर हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे फ्लाइंग टैंक, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है और ये सभी प्रकार के मौसम में कार्य करने वाला हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर। अगला, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की बात चल रही है। तो खुद को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैनात करने की योजना बनाई है। तो ये इस तरह का ग्रुप होता है कि जैसे कि युद्ध लगभग शुरू ही हो गया हो, तो एक जगह पर क्या होगा, तो आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस तथा लॉजिस्टिक जैसे सेना के अलग अलग घटकों को एक स्थान पर लाया जाता है और ये एकदम तैयार युद्ध के लिए एकदम पूरी तरीके से मोबिलाइज फोर्स जैसे हो, उस प्रकार से ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता है। तो IBG ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम है, चूंकि ये उसी प्रकार से तैयारी अपना किए रहते हैं, ठीक है। तो ये IBG कार्रवाई करने हेतु अपनी अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में ये सक्षम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अमेठी में असाल्ट AK-203 फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा आयुध फैक्ट्री में भारत और रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड का ये शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस फैक्ट्री में क्लानिस्कोव राइफलों की नवीनतम श्रेणी असाल्ट AK-203 राइफल की 7.5 लाख राइफलें तैयार की जाएंगी। तो अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। पहले नंबर पर कौन आ गया है, तो पहले नंबर पर आ गया है सऊदी अरब, ठीक है। हालांकि कोई भी देश इस लिस्ट में पहले, दूसरे, 5वें नंबर पे तो नहीं आना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो नौसेना में जो कुछ पनडुब्बी जहाज शामिल हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। तो INS खंडेरी, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है और ये जो है सोनार उपकरण से सज्जित एक परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और ये 28 सितंबर 2019 में नौसेना में शामिल इसे किया गया। अगला INS नीलगिरी, ये जो है नीलगिरी भारतीय नौसेना के लिए मझगांव शिपयार्ड डाक लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही नीलगिरी श्रेणी की स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का प्रमुख जहाज है। इसे 28 सितंबर 2019 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और अगला ICGS वराह, ये भारतीय तटरक्षक बल के 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV की श्रृंखला में चौथा जहाज है, जिसे 25 सितंबर 2019 को भारतीय नौसेना में
शामिल किया गया। ठीक है, तो सारे ही इस लेक्चर में फैक्ट ही रहे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।